Welcome back all the students of second semester of co-curricular course. This is especially for Dr. B.R. Ambedkar University and students of St. John's College and various other colleges who are joining this session. I welcome you all. This is your session first, and as you know, the name of the paper you are going to cover in this co-curricular in second semester is First Aid and Health. एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप इस चीज को नहीं भूलेंगे कि आप जो कुछ एक बार पढ़ रहे हैं उसे आपको भूलना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा पेपर का नाम क्या है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है। और आप जानते हैं कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हों, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया, दैट वी कैन से पैन इंडिया, सभी में ये कॉमन सिलेबस हैं, 6 पेपर्स। और वो करिकुलर कोर्सेज क्यों रखे गए हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो करिकुलर कोर्सेज और एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है, वो करिकुलर नॉन क्रेडिट है और वोकेशनल और को करिकुलर में क्या डिफरेंस है, ये सब चीजें मैं कल भी बता चुका था। आज भी केवल इतना बता रहा हूँ कि इन सब चीजों को आपको जानना चाहिए और उसके लिए आप जाइए, बैकग्राउंड में वीडियोस पड़े हुए हैं चैनल पर, उन्हें आप देखिए और उनसे समझिए। आज मैं डायरेक्टली से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट सेशन टुडे एंड यू आर सीइंग हियर कि इस सेशन में पार्ट 1 में हम बेसिक फर्स्ट एड के बारे में सीखेंगे, है ना। और अनफॉर्चुनेटली अभी तक एनोटेशन प्रॉपर काम कर रहा था, ये दिक्कत करने लगता है बीच बीच में, तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। देखिए, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं यूनिट 1 पार्ट ए बी सी डी में डिवाइडेड है ये। और किसमें कितना डिवाइडेड है उसे अगर आपको देखना है तो मैं चाहूंगा कि पहले आपको मैं ले चलूं, दिखाऊं कि आपके सिलेबस में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और किस तरीके से है ना। तो मैं दूसरी स्क्रीन आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप उसको भी एक बार देख लीजिए किस तरीके से आपका सिलेबस मैनेज है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपका कोर्स है जिसका ये कोड है और ये कोर्स टाइटल है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 25+75 है। और यूनिट 1 जो है, इस यूनिट 1 में ये डिवाइडेड है किसमें, हमारे सेक्शंस में। और वो सेक्शंस क्या क्या हैं, पहला है बेसिक फर्स्ट एड, दूसरा है फर्स्ट एड टेक्निक्स, तीसरा है फर्स्ट एड एंड रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। सांस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए और फर्स्ट एड में इस पर विशेष ध्यान देना की जरूरत होती है जब भी कोई एक्सीडेंट हो या कोई विशेष बात हो, कि जो पेशेंट है क्या उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, और कैसे आप देखेंगे उसे, आप सांस कैसे देंगे, ये सब चीजें इसमें कवर होंगी। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सी के बाद में ये कुछ गलतियां हैं, इन्हें आप इग्नोर करिए। जैसे ये यहाँ पे डी है और ये भी डी है, तो सी के बाद में डी ई एफ होगा। और एफ तक का जो पार्ट है वो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आ रहा है ना। ये यूनिट 1 में है पूरा, यहाँ से जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये पूरा एरिया, ये यूनिट 1 का पार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है।
इन्होंने लिखा है 2 थ्योरी क्लासेस, मतलब 2 थ्योरी क्लासेस में इसको कंप्लीट होना चाहिए और 10 इसकी प्रैक्टिकल क्लासेस होनी चाहिए। अब प्रैक्टिकल 10 क्लासेस कैसे पॉसिबल हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके कॉलेज में कैंप हम लगवाएंगे और क्लासेस भी हम प्रोवाइड करेंगे, एक नहीं एक से ज्यादा है, और स्टूडेंट आप ज्यादा होंगे तो अलग अलग ग्रुप्स में बांट के फर्स्ट एड की ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको हम वहाँ अवेलेबल करवाएंगे और इन चीजों को आप प्रैक्टिकली जान पाएंगे और समझ पाएंगे। अभी आप इन्हें सही तरीके से समझ लीजिए जो हम आगे उनमें कवर अप करने जा रहे हैं स्लाइड्स में। ठीक है, तो हमारी जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनमें इनसे रिलेटेड मैटर हमने तैयार किया है, और आपकी स्क्रीन पर अभी वो दिखाई देंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस कोर्स को आगे कवर अप करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा आपका ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स है, जो मैं समझता हूँ केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये तो हर किसी को ही सीखना चाहिए। हर सिविलियन को इतनी जानकारी होनी चाहिए इससे संबंधित कि वो समझ पाए कि फर्स्ट एड और हेल्थ का इंटर रिलेशन क्या है और हमें ये सीखना क्यों जरूरी है। आप इसको पढ़ के समझ पाएंगे। देखिए, अब स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। हम फर्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, तो यहाँ पे वही है आपने अभी देखा था, फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड एंड हेल्थ तो आपका पूरा का पूरा पेपर का नाम है, और फर्स्ट जो यूनिट ए है इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे ए, है ना। तो ये बेसिक फर्स्ट एड। अब इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट एड, एम ऑफ फर्स्ट एड एंड फर्स्ट एड एंटी लॉ। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है और फर्स्ट एड से संबंधित नियम क्या है। आपको पता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक्सीडेंट में आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए। यस, नो, यू रेज्ड योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग। मेरे को थोड़ा आवाज का इशू था, लेकिन अब ठीक है। ओके, सो शैल आई प्रोसीड। चलिए यस सर। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है डीलिंग विद इमरजेंसी रेसिसिटेशन, बेसिक सीपीआर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं तो कहता हूँ कि वास्तव में ये आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा कि इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस सिलेबस को डिजाइन किया गया है और ये कंटेंट्स आपके इसमें रखे गए हैं। तो ये क्या है, रेसिसिटेशन क्या है, बेसिक सीपीआर क्या है, इसे हम आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे। रिकवरी पोजीशन इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट, ये आपके टॉपिक हैं जो आप इस यूनिट में इसके अंडर में बेसिक फर्स्ट एड के अंडर में पढ़ेंगे। हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन क्या है, टाइप्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट क्या है, फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो देखिए अगली स्लाइड में फर्स्ट एड क्या है, इसे समझिए। जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, तो फर्स्ट एड का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ऐसी स्थिति में है जहां पे उसकी जान जा सकती है और उसको चोटें आई हैं, या किसी भी वजह से हो सकता है, आग लगने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, पॉइजनिंग की वजह से, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं। ऐसी पोजीशन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि एम प्रिजर्विंग लाइफ, प्रिवेंटिंग कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग एंड प्रमोटिंग रिकवरी। हमारा फर्स्ट एड का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उसके जीवन को बचाएं
और उसकी स्थिति और ज्यादा खराब ना हो, इस चीज को हम नियंत्रित करें और उससे किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है, इस पे हम ध्यान दें। ये फर्स्ट एड की डेफिनेशन है और ये उसका एम है। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ आपकी तीन पार्ट्स हैं, देखो, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। और इसी का ही एक पार्ट और इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअल। फिजिकल हेल्थ क्या है कि आपके हाथ पैर सब सही है, कहीं चोट नहीं लगी हुई है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है। और मेंटल क्या है कि आप किसी टेंशन में नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी कम्प्लेक्स नहीं है। और सोशल एस्पेक्ट क्या है कि जब आप पूरी तरीके से हेल्दी होंगे और सब कुछ सही होंगे तो आप सोसाइटी में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर देंगे। अब it is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि आप फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से सब तैयार हैं और मतलब सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है। डिजीज जो वर्ड है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो उसे कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, देखिए। एक मिनट, मैं इसको एनोटेट कर रहा हूँ। देखिए, डिजीज, DISEASE, ये सब दो चीजों से मिलकर बना है, डिस प्लस ईज। ईज मीन्स क्या होता है? आराम, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से, आराम हो। आपका हाथ है और हाथ में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हाथ के होने का एहसास नहीं होता। और अगर आपकी एक उंगली में नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाए तो पूरे हाथ का आपको एहसास होता है और पूरे दिमाग का, पूरे शरीर का अटेंशन उसी दर्द पे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ईज जो है वो डिस हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, आपका आराम गायब हो जाता है और आप आराम वाली स्टेट में नहीं रह जाते। इसी को डिजीज कहते हैं। जब आपको, जिसके लिए आप बने हैं, आपको जब भगवान ने बनाया, सब कुछ दिया, कोई बीमारी नहीं थी, उसके बाद आपकी उस नेचुरल स्टेट में कोई अंतर आया। जैसे टेम्परेचर 37.5 डिग्री होना चाहिए, वो 40 हो गया तो आपको बुखार आ गया, है ना? सिर में दर्द नहीं था, दर्द हो गया। तो आपकी आराम वाली जो स्टेट है उसमें चेंज आ जाना ही डिजीज है। और हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आप को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेंटल स्टेट आप जानते हैं, अगर आपकी सही नहीं है तो फिजिकली आप अच्छे दिख रहे हैं फिर भी आप बीमार हैं। और हेल्थ को हम किससे अचीव कर सकते हैं? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो जो आप देख रहे हैं, अ, एक हेल्दी पर्सन में क्या क्या होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। आपकी हेल्थ में एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए आपको बैलेंस डाइट चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। आपको मानसिक और जो भावनात्मक रूप से बेहतर होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर ना हो कि आपको पढ़ाई करनी है और आप फेल हो जाओगे, आपको 95% लाने ही है और नहीं लाए तो ये होगा, घर से फादर आपको निकाल देंगे या आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इनके नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बेसिक फर्स्ट एड। अब बेसिक फर्स्ट एड क्या है और इसके अंतर्गत क्या आता है? बेसिक फर्स्ट एड का उद्देश्य जो पहले बताया गया था कि किसी भी स्थिति में जो सफरिंग पर्सन है उसकी लाइफ को बचाना, उसकी कंडीशन को जो खराब हो रही है उसे मेंटेन करना और उसे जल्दी से जल्दी
मेडिकल ट्रीटमेंट या जो भी जिसकी भी आवश्यकता है वहां तक उसको आपको पहुंचाना, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है किसका? बेसिक फर्स्ट एड का। और बेसिक फर्स्ट एड का लॉ क्या कहता है? देखिए, गुड्स स्मार्टियंस। स्मार्टियंस मीन्स क्या होता है? हमारे जो नागरिक जिसे हम कहते हैं, जैसे आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन इंडियन। और आगे? सिटीजन। सिटीजन्स, यस। तो हम स्मार्टियंस कहते हैं ऐसे स्मार्ट पीपल्स को जो किसी भी स्थिति में अगर कोई कंडीशन में गड़बड़ है, SMARTIEN, स्मार्टियन। ऐसे लोग जो किसी भी विषम स्थिति में अगर कोई कष्ट या परेशानी में है तो उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों को स्मार्टियन कहा जाता है। अगर आपके रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट में आप अगर उन्हें सहायता कर पाए, जो लोग उसमें पीड़ित हैं, तो आप एक स्मार्टियन कहलाएंगे। और सरकार ने बहुत सारे पहले रूल हुआ करते थे कि अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आपको पहले जाके कोर्ट में और उसमें सब वो लिखवाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले ट्रीटमेंट से पहले उसका पुलिस में इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, और वो इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी तो इलाज चालू नहीं होगा। और आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा कि इसका एक्सीडेंट हुआ और उस गाड़ी से हुआ, ये आपको देना पड़ेगा। ये सब चीजें हटा दी गई हैं। ये नियम, सॉफ्ट रूल्स बना दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में इमरजेंसी है तो कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, उसकी जान बचाना सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है। और ऐसे लोग जो इसमें प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम स्मार्ट सिटीजन्स कहते हैं। और ऐसे सिटीजन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करती है, उन्हें सम्मानित भी करती है। आपके साथ में भी अगर कभी ऐसा हो तो ऐसे लोगों की सहायता आप जरूर करिए, है ना? अब नेक्स्ट आता है कि however providers must operate within their training and scope of practice to avoid legal and ethical issues। इस सबके बावजूद क्या है, आप ध्यान रखिए कि जब आप किसी को कोई वो प्रोवाइड कर रहे हैं सपोर्ट, तो आपको अगर उस चीज का अनुभव नहीं है और फिर भी वो सपोर्ट आप दे रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो हम उसको अपने मुंह से जो वो देते हैं ऑक्सीजन, उसको देने का तरीका क्या है आपको पता नहीं है। और उसकी छाती को जो आप दबाते हैं, तेजी के साथ हम पंप करते हैं ऑक्सीजन जिससे अंदर जा पाए, तो वो कैसे करी जाए, उसका नियम क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता। आपने क्या किया, एक तो उसको हार्ट अटैक आया और उसको इतनी तेजी से धक्का दिया, इतनी तेजी से आपने उसे दबाया कि बेचारा दम घुट के और मर गया। आपको पता ही नहीं था कि आप उसका बुरा कर रहे हैं, और आप अच्छा कर रहे थे लेकिन बुरा हो गया। तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप देखेंगे इसमें एम ऑफ फर्स्ट एड एंड लॉ। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और लॉ क्या है कि उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। गुड स्मार्टियन लॉज क्या हैं और गाइडलाइंसेस उनकी क्या हैं, तो ये यहाँ से आप थोड़ा सा पहले देखिए। यहाँ पहला, गुड स्मार्टियन लॉ। गुड स्मार्टियन लॉ क्या कहता है कि आप कोई भी जरूरतमंद है उसकी सहायता करें, और अगर आपको कभी कभी लीगल उसमें फंस भी जाएं तो तमाम लोग आपको फ्री असिस्टेंस देने के लिए तैयार हैं, है ना? इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा संगठन है जो चिकित्सा क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे फार्मासिस्ट हों, चाहे मेडिकल स्टोर्स हों, नर्सेज हों या हॉस्पिटल्स हों, उन सभी के लिए रूल्स बनाते हैं। इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके द्वारा सारे रूल्स गवर्न होते हैं। फर्स्ट एड के मामले में भी इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कैसे फर्स्ट एड दी जाए, कौन दे सकता है। फर्स्ट एड में डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
देखिए, ये एक कम्प्लीमेंट्री पार्ट है। फर्स्ट एड में सबसे पहले इस चीज की जरूरत होती है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ या जिसको हार्ट अटैक पड़ा, जिसको स्ट्रोक आया या बेहोश हो गया कोई, तो सबसे पहले आप उसके बारे में जानें कि वो कौन है, कहाँ से है, कैसे है, और आवश्यकता हो, अगर संभव हो तो आप उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर पाए। और डॉक्यूमेंटेशन किस लिए और बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इसलिए और बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है और कैसा है। और हॉस्पिटल में खास करके डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है हॉस्पिटल्स के लिए, जिससे अगर उसका इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस उसे तभी मिलेगा जब हॉस्पिटल की रिपोर्ट लगी होगी कि इसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी डेथ हुई और क्या कुछ हुआ। ये डॉक्यूमेंटेशन मैक्सिमम हॉस्पिटल्स का पार्ट होता है और पुलिस का पार्ट होता है। पुलिस भी अपनी रिपोर्ट लगाती है। इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी क्लेम्स जो है उनमें डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। अगर किसी भी तरीके से जो प्रभावित आदमी है उसको कोई अटेंशन नहीं देता हॉस्पिटल में, सर बस यस पूछना है। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा। और लोग सुन पा रहे हैं? यस सर क्लियर है। देखिए, आपको अगर नहीं सुन पा रहे हैं तो ये आपके जो इंटरनेट है उसकी प्रॉब्लम होगी। आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा कल ही। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। तो नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो हेल्थ केयर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे कंपाउंडर्स हों, या कोई भी हो, उनका ऑफिस असिस्टेंट्स हों, उन सभी की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं और कैसे हैं, इसके बारे में आप जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड है व्हाट इज एन इमरजेंसी इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में इमरजेंसी क्या होती है? देखिए, क्रिटिकल एंड पोटेंशियल लाइफ सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जहां पे आदमी मरने की स्थिति में है और वो मर भी सकता है, तो ऐसी पोजीशन को कहा जाता है इमरजेंसी इन फर्स्ट एड। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? देखिए, आप क्या करेंगे, जैसे ही आपको पता लगे कि ऐसी कोई स्थिति है तो सबसे पहले आप किसी प्रोफेशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर को जल्दी से जल्दी सूचित करने की कोशिश करें। और आप ध्यान रखिए सब लोग, ये एक नंबर दिया गया है, इमरजेंसी नंबर है 112, मेडिकल सर्विसेज के लिए भी, पुलिस के लिए भी और फायर के लिए भी। एक डायल 100 है, एक 1020 है। तो ये सभी नंबर आपको पता होने चाहिए कि इमरजेंसी में इन नंबर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इस दौरान जब कोई घटना घटित हो गई, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? आपको ध्यान देना है किस पे, कि आप पहले तो अपने आप को ही थोड़ा सा संतुलित करें। आप खुद घबरा के, पता लगे वो तो बेहोश पड़ा ही था और आप उससे पहले बेहोश हो गए, है ना। आपके घर का किसी का एक्सीडेंट हुआ, घर में कहीं सांप निकल आया और उसने किसी को काट लिया, अब आप उसे देख के बेहोश हो गए, है ना। तो आप खुद अपने आप को संतुलित करें, सिचुएशन को देखें क्या है, समझें, और जितनी जल्दी हो सके उस समस्या के समाधान को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, जैसे आग लग गई, अब आग इतनी तेज लगी हुई है, उसमें कुछ लोग जले भी जा रहे हैं, और अब आप उसमें कूद पड़े, ये समझदारी की बात नहीं है। आप देखें, समझें और सुरक्षित अपने आप को रखते हुए तब उसमें इंटरवीन करें या इंटरफियर करें, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इमरजेंसीज इन फर्स्ट एड इंक्लूड। जब कोई इमरजेंसी खड़ी होती है तो उस समय फर्स्ट एड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? देखिए,
एक इमरजेंसी हो सकती है कार्डियक अरेस्ट, जिस समय दिल का दौरा पड़ता है, ये अचानक पड़ता है। और ये क्या होता है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड ले जाती है, वो किसी भी कारण से चोक हो जाती है और हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलता। उस समय हमारा हार्ट जो है कार्डियक अरेस्ट पड़ता है। और ये बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन होती है, ये एकदम आती है और बहुत ही सीवियर अटैक के साथ आती है। और इसमें आप आदमी की जान बहुत आसानी से बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे ये आगे आपको बताया जाएगा अभी। नेक्स्ट है सीवियर ब्लीडिंग। अगर कहीं किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ और उसको भयंकर तरीके से खून निकल रहा है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि किसी तरीके से सबसे पहले उसको ब्लीडिंग को रोकें। कैसे रोकेंगे, आप कुछ ना मिले तो उस जगह को टाइट करके हाथ से ही पकड़े रहिए जहां से खून निकल रहा है, खून बाहर ना निकल पाए। कपड़े से बांध सकते हैं, कपड़े से उसे बांध दीजिए, कुछ भी करिए। नेक्स्ट है चोकिंग। किसी विशेष कंडीशन में किसी की सांस नहीं आ जा रही है, गले में कुछ फंस गया है, या खाते समय कोई दिक्कत हो गई है, किसी भी स्थिति में वो खाना नहीं खा पा रहा है। नाक में कई बार पता लगा बच्चे खेलते खेलते मक्के का दाना या कोई और चीज खींच जाते हैं और नाक में जाके वो चोक कर देता है नाक को, क्या करें। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस नहीं कोई ले पा रहा है, बेहोश हो गया है, जल गया है और उसने जहर खा लिया है, जान के खा लिया आत्महत्या करने के लिए या अनजाने में खा लिया है, ये सभी क्या हैं, इमरजेंसीज हैं फर्स्ट एड की। ठीक। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशंस में आप क्या करेंगे, देखिए, in an emergency situation it's essential to call for professional medical as soon as possible unless you are a trained medical provider। ये सब क्रिटिकल इमरजेंसीज हैं, ध्यान रखिए। इन क्रिटिकल इमरजेंसीज में आप अगर अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं तो आप गलती भी कर सकते हैं, और उस गलती में उस बंदे की जान बचने के संभावनाएं थी और आपने गलती करके उसे मार और दिया, ये गलत है। तो अगर आपको इस स्थिति में पता है कि हार्ट अटैक आए तब हम क्या करें, तो आप यूज करिए। अदरवाइज आप कोशिश करिए किसी भी तरीके से मेडिकल सुविधा उसे उपलब्ध हो पाए जल्दी से जल्दी। अगर आप मेडिकल प्रोवाइडर नहीं है तो आप उसे ज्यादा मेडिकल असिस्टेंस अपने लेवल पर देने की कोशिश न करें। और इसके अलावा आप वही करें, अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें और जितना मैनेज कर सकते हैं उतना मैनेज करें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि रेसियोसिएशन जो मैंने बताया था, रेसियोसिटेशन बेसिक सीपीआर, सीपीआर है कार्डियो पल्मोनरी रेसियोसिएशन। अब रेसियोसिटेशन क्या है, रेसियोसिटेशन में आप हेडिंग देखिए, द एक्ट और एन इंस्टेंस ऑफ रिवाइविंग समवन फ्रॉम अपरेंट डेथ और फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस। किसी व्यक्ति को अपरोक्ष रूप से वो मृत्यु की स्थिति में जा रहा है या बेहोशी की स्थिति में, वहां पे उसे बचाना। ठीक, नोट कर लेना शब्द को, रेसियोसिटेशन। रेसियोसिटेशन का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु बिल्कुल होने की कगार पे है या जो बेहोश हो चुका है उसको बचाना, इसको सीपीआर कहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेसियोसिटेशन। ये एक लाइफ सेविंग टेक्निक्स है, जिससे आप क्या करते हैं, उसकी हार्ट बीट को, जब उसे दौरा, वो मतलब हार्ट अटैक पड़ता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, उस पोजीशन में वो मरने वाला होता है, अगर उसको आप कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर पाए तो वो मरेगा नहीं। ऐसी कंडीशन को कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन कहते हैं। इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक कार्डियो एक पल्मोनरी। कार्डियो शब्द यूज होता है हार्ट के लिए, और पल्मोनरी एक वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड ले जाती है।
तो हम कैसे ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन कर पाए, इसी को ही सीपीआर कहते हैं। अब आप क्या करें, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, देखो गोल क्या है आपका, गोल है, goal of resuscitation is to maintain blood circulation and oxygen supply to vital organs until professional medical help arrives. जब तक उसको डॉक्टर की सहायता मिले तब तक आपको क्या करना है, उसकी सांसें किसी तरीके से चलती रहें और उसको ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन उसका बना रहे। इसी को बनाए रहने को हम कहते हैं सीपीआर। हम कैसे पता करें कि इसको हार्ट अटैक आया है और इसको सांस नहीं ले पा रहा है, हम कॉल करें हेल्प के लिए, तो कहाँ करें, कैसे करें, और आप क्या करें, घर में अगर कोई स्थिति है, आग लग गई या कोई ऐसी स्थिति है, तो आप एयरवेज जितने हों गाड़ी के अंदर हैं तो खिड़कियां खोल दें, और आप क्या करें, जिसको हार्ट अटैक आया है उसकी चेस्ट को कंप्रेस करें। आप कैसे करें, कितने बार करें, ये नियम आपको पता होने चाहिए। और उसको आप मुंह से अपने ब्रीथिंग दें, अगर आपको ट्रेनिंग मिली हुई है तो। अब ट्रेनिंग अभी आपको दी जाएगी, बताया जाएगा कि किसी विषम परिस्थिति में हम किस तरीके से चेस्ट कंप्रेस करेंगे और कैसे उसे मुंह से सांस देंगे जिससे कि उसकी जान को बचाया जा सके। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ हियर आर द स्टेप्स टू प्लेस समवन इन द रिकवरी पोजीशन। अगर किसी को हार्ट अटैक आया है, स्ट्रोक आया है या और भी स्थितियां हैं तो हम उसे कैसे बचाएं। रिकवरी पोजीशन इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट, इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी व्यक्ति है उसकी पर्सन्स एयरवे रिमेन्स ओपन एंड द इंजरीज और मेडिकल कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड एंड मैनेज प्रॉपर्ली। तो फर्स्ट एड में सबसे पहले क्या है टॉप टू टो असेसमेंट में, कि आप सबसे पहले उस बेहोश आदमी जो बेहोश पड़ा हुआ है उसको सुनिश्चित करें कि उसकी एयरवेज जो है, मतलब सांस आ जा रही है, उसको सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, और इस चीज को पहले जाने। तो इनिशियल स्टेप्स इसमें क्या है कि जैसे ही ये कोई कंडीशन खड़ी होती है तो आप उसको असेस कर पाए कि कंडीशन वास्तव में उसकी कैसी है। तो क्विक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, ओपन द एयरवेज, प्लेस द पर्सन ऑन द देयर साइड। अब हार्ट अटैक आता है तो किस साइड में पर्सन को रखना चाहिए, उसका कोशिश करिए सिर जो है ऊपर की तरफ से हो, ऊपर हो, जिसमें सांस की नली जो है वो ओपन रहे, सिर ऊपर की तरफ से उठा हुआ हो थोड़ा सा। ऐसा ना हो कि गर्दन झुकी हुई हो छाती की तरफ, जिससे उसकी जो सांस लेने की जो ट्रैक्स हैं वो और ज्यादा वो डिस्टर्ब हो जाए। मॉनिटर एंड वेट फॉर द हेल्प, लगातार उस पर निगरानी रखिए और सहायता प्राप्त होने तक आप उसको देखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट, की डिफरेंसेस बिटवीन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड कोर्स। ये हेडिंग यहाँ पे गलत आ गई है, ये पिछली उसकी होगी सेशन की, एडिटिंग करी गई उस समय ही रह गई है। ये इम्पैक्ट ऑन कैरियर एंड एजुकेशन, ये पूरी स्लाइड ही गलत है, आई एम सॉरी। ये है इनिशियल, इस स्लाइड को मैं डिलीट कर दे रहा हूं। इनिशियल टॉप टू टो असेसमेंट, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप चेक करें, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये भी देखें कि रिस्पॉन्सिवनेस, जो आदमी प्रभावित है जिसे हार्ट अटैक पड़ा है, क्या वो, आप उससे कहें आंखें खोलो, आंखें खोलो, बोलो, कुछ तो बोलो, हिलाओ डुलाओ, उसे जानने की कोशिश करो कोई रिस्पॉन्स वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और चिल्लाओ, लोगों को बुलाओ अपनी उसकी सहायता के लिए। उसकी सांसें देखो, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, देखो कहीं से उसको ब्लड तो नहीं आ रहा है, और देखो और कहीं उसे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। मेंटेन द रिकवरी पोजीशन, उसको रिकवर करने की कोशिश करो। देखो हॉस्पिटल्स में हमने देखा है खुद कि जब कोई पेशेंट आता है एक्सीडेंट वाला
तो ऐसा पेशेंट जो खूब खर्राटे भर रहा है और खून बह रहा है और उसकी शायद नाक की नली में और उसमें ब्लड भी क्लॉट हो गया है और बहुत बुरी आवाजें निकाल रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको पहले नहीं देखते, पहले किसको देखते हैं, जो बिल्कुल शांत है, कोई आवाज नहीं निकाल रहा है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है और कोई कुछ नहीं है। आवाज निकाल रहा है इसका मतलब उसकी सांसें तो चल ही रही हैं, और जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन में है, सबसे पहले उसको अटेंशन देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें आप देख पाएंगे कि हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन, वो फर्स्ट पार्ट था, वो कंप्लीट हो गया, ये नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट हो रहा है। हैंड वॉश क्यों इंपॉर्टेंट है? हैंड वॉश जब आप करते हैं तो आप हाथों में लगी हुई डर्ट, डिवेरिस, मतलब जो कूड़ा कबाड़ा पूरे दिन में आपके हाथों के टच में आया, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जो आपके हाथ में आए, उन सभी से मुक्त होने के लिए हम हैंड वॉशिंग करते हैं। हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। अब हाथ कैसे धोते हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हाथ धोने के लिए हम पानी लेते हैं और क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड या साबुन या कोई भी ऐसी चीज जिससे हम हाथ धोते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, मिट्टी वगैरह दूर कर सकते हैं। तो हाथों को गीला करेंगे, उन पर साबुन लगाएंगे, साबुन में झाग बनेगा, फिर हम उन्हें रगड़ेंगे, पानी से धोएंगे, फिर सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हैंड वॉश। ये हैंड वॉश की प्रोसेस आपकी इतने स्टेप्स में ये कंप्लीट होगी, और ये तो सभी को पता ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है हाइजीन का, वो इम्पोर्टेंट है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन क्या है कि हमारी जो हेल्थ है उसे प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम कुछ नियमों और सिद्धांतों को यूज करते हैं, जो हमारे जहाँ भी हम रहते हैं या जहाँ हम पढ़ते हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, उन सब चीजों को हम कैसे मेंटेन करें, अपने ओवरऑल बॉडी जो है उसको, इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं उसके तहत किस तरीके से हम तैयार करें, और अपने वर्क स्पेस को कैसे क्लीन रखें उसके लिए। तो क्या है, बाथिंग एंड शावरिंग, आप रोज नहाएं और शावर लें। ओरल हाइजीन, ब्रश रोज करें। नेल आपके कटे हुए साफ सुथरे होने चाहिए। हेयर केयर, बाल आपके सही हों, उनका सही से ध्यान रखें, कॉम्बिंग करें, प्रॉपरली उन्हें वॉश करें। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो भी खराब चीज है खराब जगह पर ही डालें, कहीं भी उल्टी सीधी जगह घर पे ना फेंक दें। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग सर्फेसेस, आपकी टेबल है, चेयर है या बर्तन है, उन सभी को अच्छी तरीके से धो के रखें। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो शायद आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, डस्ट है, और इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं, इन सभी से आपको दूर रखते हैं। कोरोना में आपको पता था कुछ समय पहले कि हाथ धोने के लिए रोज रोज कहा जाता था, रोज हाथ धो, और हर 20 मिनट में हाथ धो, और हाथ कितनी देर तक धो, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड्स, यस। 20 सेकेंड क्यों, मालूम है? बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरियाज की लाइफ टाइम ही 20 सेकेंड है, अगर आपने एंटी बैक्टीरियल्स के साथ उन्हें अटैच कर दिया तो। ठीक है, तो अब इम्पोर्टेंस इनकी क्या है, देखिए। इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा डिजीज प्रिवेंशन एंड फूड सेफ्टी,
आपका जो भोजन है उसमें अगर आप उन हाथों को लगाएंगे तो आपका वो भोजन जो है वो भी खराब हो जाएगा और सभी लोगों को बीमार करेगा। तो बीमार होंगे ही और भी लोग बीमार होंगे। इससे आप एक दूसरे में जो बीमारियां आपके टच होने से टच करने से फैलती हैं वो कम होंगी, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, आपका पूरा समाज, आपके लोग, आपका पड़ोस, आप जहां भी कहीं रहते हैं, कम्युनिटी के जो भी मेंबर्स हैं वो हेल्दी होंगे। और प्रिवेंटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, आपके शरीर में बैक्टीरिया की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी। माइक्रोफोन कुछ लोगों का ऑन है, उसे ऑफ कर लीजिए, आवाज बाउंस बैक हो रही है। ओके, नेक्स्ट में हम फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे, आपका सिलेबस में थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर की कंपैरिजन में आपका सिलेबस ज्यादा है और इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा सिलेबस है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। टाइप्स एंड कंटेंट्स ऑफ फर्स्ट एड किट। जो फर्स्ट एड किट होती है कितने तरीके की होती हैं और उनके अंदर क्या क्या होता है ना। देखिए, हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन आर पैरामाउंट इंपोर्टेंस एज दे आर द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड इलनेस। हाइजीन और हैंड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट स्टेज का पार्ट है आपके बीमारियों को दूर रखने के लिए, इन्फेक्शियस जो डिजीज है उनके लिए, उनको आगे फैलने के लिए और रोकने के लिए। प्रॉपर हैंड वॉशिंग और इसके साथ में आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब कभी दिक्कत आएगी तो आपको फर्स्ट एड किट भी अपने साथ रखनी चाहिए। और ये फर्स्ट एड किट जो है, ये इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट एड किट में एडेसिव टेप, चिपकने वाला टेप, स्टीरिलाइज गॉज। स्टीरिलाइज गॉज पैड्स क्या होते हैं? जो कॉटन होता है ना, उसका एक चौकोर टाइप का टुकड़ा बना लेते हैं और वो स्टेराइल कर लेते हैं। मतलब उसमें कुछ जो वो आते हैं ऐसे, हमारे पास में डॉक्टर्स के पास में वो कुछ बॉल्स टाइप के होते हैं, उन्हें रख के और स्टीम वगैरह या कुछ ऐसा देके, टेम्परेचर देके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन्हें खत्म कर लेते हैं। फिर एडेसिव Can I टेप, speak? चिपकाने वाला। यस, Sir, actually, they are kept in UV rays to destroy the microbials. सॉरी, Sir, to sterilize the gauze, they are kept in UV radiations to destroy the microbials. यस यस, यूवी रेज का भी यूज करते हैं। और इसके अलावा उनके पास में कुछ स्पेशल, आपने देखा होगा, वो होते हैं कुछ बॉक्सेस टाइप के, यूवी रेज का भी उनमें यूज करते हैं और भी तमाम सिस्टम्स होंगे। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया वगैरह ये खत्म हो जाते हैं। एंटीसेप्टिक वाइप्स और सॉल्यूशंस, सीजर्स एंड ट्विजर्स, डिस्पोजल ग्लोव्स, थर्मामीटर, पेन रिलीवर्स, सीपीआर, फेस शील्ड और मास्क, ब्रीदिंग बैरियर डिवाइसेस, इंस्टेंट कोल्ड पैक्स, इलास्टिक बैंडेज, वन स्क्रीन, आई वॉश, सलाइन सॉल्यूशंस एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स। इन सब में सभी इंपॉर्टेंट हैं, बट इन सब में लास्ट वाला जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपको अपने घर में भी लिख के लगाना चाहिए, जिससे आपके यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी इमरजेंसी आए, आपको मालूम है चाइल्ड का हेल्पलाइन नंबर है, वुमेन्स पावर लाइन नंबर है, फायर का है, और ये पुलिस का है, एम्बुलेंस का है, ये सारे नंबर्स आपके यहाँ होने चाहिए जो इमरजेंसी में काम आए किसी को भी। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं, दैट इज पॉसिबली द लास्ट स्लाइड, वेयर वी आर गोइंग टू say you thanks for joining this session. And this session is now almost over and it is now 9:58. एक घंटे के लिए मैंने कहा था, time is going to be complete. So this session is over. Now, if anybody out of you have any question, you can please ask me.
कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता था सर, ये वोकेशनल की क्लास होगी वो कब से शुरू होगी सर? इसकी वोकेशनल की क्लास सर। ओके, वोकेशनल की क्लास के लिए मैं आपको बता दूं कि आप कतई चिंता न करें। वोकेशनल पेपर जो है वो 100% हमारे हाथ में ही है और उसको हम ही कराएंगे और उसे हम अपने तरीके से मैनेज करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपकी क्लासेस पहले को करिकुलर एक्टिविटीज की कंप्लीट होना जरूरी है, जिससे कि आप, है ना, जो एग्जाम देना है 75% मार्क्स उसमें यूनिवर्सिटी के हाथ में है, और जिसके एग्जाम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करने, और उसकी आपकी एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है, आपको पता है ना। तो Yes, तो sir. पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके सून आफ्टर वी विल गो फॉर द वोकेशनल। यस, एनीबॉडी एल्स? एक्सक्यूज मी सर, यस। सर वोकेशनल का एग्जाम कब होगा? ये क्वेश्चंस आप लोग पहले भी कई बार पूछ चुके हैं, और मैंने आपको बताया है कि वोकेशनल का आपका जो एग्जाम है वो होगा, और उसकी डेट 20 तारीख के बाद ही होगी, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। और उसमें सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, आपको सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे हम। और भी कोई अगर किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी सर, यस प्लीज। सर ये जो सेशन था आज का तो वो हमें यूट्यूब पर मिल सकता है सर? हमारी क्लास मिस हो गई थी थोड़ी सी। देखिए, कंप्लीट सेशन आपको मिलेगा। और आप YouTube का आपने चैनल सब्सक्राइब किया है अभी तक कि नहीं? यस सर, हमने ऑलरेडी कर रखा। तो आपको मिलेगा, कल ही मिल जाएगा। और आपको मालूम है कल जो क्लास थी वो भी आज हमने प्रोवाइड कर दी थी। यस सर। सर हमने कल की क्लास अटेंड की थी। हाँ, तो आज की क्लास आपको कल मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू सर। यस प्लीज। सर ये पूछना था सर, जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है उसमें हमने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन तो कर दिया है, बट स्टेप 2 और स्टेप 3 नहीं हो रहा है। रजत आ रही है? शायद सर जो स्टेप 2 में बायोडेटा फिल करने के बाद भी उसमें फिलिंग नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, वो आपको सारी प्रॉब्लम्स का समाधान मिलेगा। और अभी जो हमारी टेक्निकल सर टीम है, वो जो स्टेप 2 है उसके अंदर कोई ऑल्टर मोबाइल नंबर या ऑल्टर ईमेल आईडी नहीं बताई गई है, बट जब वो फिल अपडेट कर दे रहे हैं तो उसके अंदर आ रहा है कि ऑल्टर ईमेल आईडी और है ना मोबाइल नंबर नॉन अपडेटेड। तो सर ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें उसके अंदर मतलब बॉक्स तो दिया ही नहीं है उसका, और फिर जब वो उसको अपडेट कर रहे हैं तो उसका बॉक्स आ रहा है। कोई बात नहीं है। कल कल मैं जो हमारे इस टेक्निकल मैटर को देखते हैं, रजत से मैं कहूँगा कल वो सेशन में अवेलेबल रहेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देखेंगे। 2 दिन के लिए वो कहीं बिजी थे, और भी हमारी टीम कुछ और कामों में लगी हुई है, इस वजह से नहीं कर पाए हैं, है ना। तो वो हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम। और ओके इससे सर। आपकी पढ़ाई या किसी भी चीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एनी मोर क्वेश्चंस? सर यस। सर ये रजिस्ट्रेशन मतलब इतना कंपलसरी किस किस लिए है? मतलब ये रजिस्ट्रेशन से हमारा होगा क्या? क्योंकि और भी वोकेशनल वगैरह जब हमने लिए थे तब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो ये समझ नहीं आ रहा मतलब किस लिए है ये रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप समझ लीजिए, आपका डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। आपके पास इससे पहले व्हाट्सएप मैसेज आया था? यस सर। अगर कोई भी हम इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं तो आपसे संपर्क करने का जरिया कोई होना चाहिए हमारे पास। और आपका जो वोकेशनल कोर्स है उसका सर्टिफिकेट भी जो आपको मिलेगा, पहले किसने और कैसे करवाया हमें पता नहीं, बट हम लोग जो करवाते हैं उस सर्टिफिकेट का कंप्लीट आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होगी, ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं आप, और ऑनलाइन सब कुछ उसे आप मैनेज कर सकते हैं। कहीं भी जॉब में जाएंगे, आपके सर्टिफिकेट को अगर वेरीफाई करना हो तो कोई भी वेरीफाई नहीं हो पाएगा आपका सर्टिफिकेट। ऐसे में आपके
सर्टिफिकेट की क्रेडेंशियलिटी क्या रह जाएगी। तो हम जो चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे वो ऑनलाइन ही पूरा सिस्टम मैनेज होगा। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो साइट जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो बहुत सारी जॉब्स और बहुत सारी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कहाँ जॉब फेयर्स लग रहे हैं, आपके कॉलेज में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी आपको प्रोवाइड करेंगे और आप हमारे टच में बने रहेंगे। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पे व्यू रिजल्ट है। अब आप अगर अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं किसी भी सेशन का, तो एकेडमिक सेशन 21 से 24, आपका रोल नंबर क्या है? अभी कौन बोल रहा था? साक्षी? 241 लास्ट में। आप अपना रोल नंबर स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में वेट 22 और 23? 23। 23 है ना? यस आप सर। सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो अब आप यस क्या सर। करेंगे कि आप रिजल्ट कौन सा देखना चाह रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का या सेकेंड सेमेस्टर का? अब आप फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी पड़ेगी जो भी होगी। और फिर आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट रिजल्ट पे, तो आपको रिजल्ट अपने फर्स्ट सेमेस्टर का दिखाई दे जाएगा कि आपका ग्रेड कौन सा था, कौन सा पेपर आपने लिया था और क्या डिटेल है, आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, किस कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। अब अगर कोई भी डेटा ऑनलाइन नहीं है तो आपको क्या ये सर्विसेज मिल पाएंगी? आपका सर्टिफिकेट भी वैलिडेट नहीं हो पाएगा, ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा। और हमारी कोशिश तो ये थी कि आगरा यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस के लिए ये वोकेशनल वेबसाइट होगी ऑथोराइज्ड, और वो पॉसिबल है कि हो भी सकती है आगे, है ना? इसी तरीके से ये सारे सेशंस के, अब आप सेकेंड सेमेस्टर में आ गए, सेकेंड सेमेस्टर सिलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आपका सर्टिफिकेट आपके सामने होगा। और इसी तरीके से कोई भी एम्प्लॉयर भी चेक कर सकता है कि आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है। इसलिए आपको ऑनलाइन करना जरूरी है और आपको करना चाहिए। ठीक है? ओके एनी सर। मोर क्वेश्चंस? सर नोट्स ओनली इंग्लिश में अवेलेबल होंगे या हिंदी में भी? ऑलमोस्ट इन ऑल लैंग्वेजेस। वी विल यूज गूगल ट्रांसलेशन सर्विसेज ऑल्सो, और इंग्लिश और हिंदी में तो होंगे ही होंगे। ओके सर। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई नहीं? रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? एज रजिस्ट्रेशन में मुझे इश्यूज आ रहे हैं, हो नहीं पा रहा है मेरा। रजिस्ट्रेशन की कोई लास्ट डेट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। यूनुस, यू वांट टू से समथिंग? यस सर, एक्चुअली मैंने सर इनके लिए एक क्विज बनाई है 20 क्वेश्चंस की, जो अभी इन्होंने 2 दिन के अंदर पढ़ा है, आज में और कल में। हाँ तो हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये लोग क्विज को अटेम्प्ट करें और देखें। that is in form of Google form, or what is the form of that quiz? सर गूगल फॉर्म। Okay, तो उसका लिंक आप उसमें शेयर कर दीजिए इनके वो ग्रुप जो है, क्या नाम है उसका, टेलीग्राम में, ये सर टेलीग्राम में ही शेयर कर रहा हूँ सर मैं। है ना? तो यस सर। अभी मैं टेलीग्राम विंडो देखो सामने ओपन कर रहा हूँ, यस सर। इसमें आप उस फॉर्म को शेयर कर लीजिए। यस सर। यस सर, मैं कर देता हूँ। हाँ, तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो भी आपको दिया जाएगा। और कल से कोशिश ये करिए कि इसमें बेबैक्स में ही पोल, ओपिनियन पोल्स वगैरह भी होते हैं, वो भी 2-4 बीच में होने चाहिए, है ना? तो हाँ हम सर, मैं वो कल से करवा दूंगा उसका। हाँ, एक्चुअली में करेक्ट आंसर का कोई ऑप्शन नहीं है। यस शिखर, यू आर रेजिंग योर हैंड, वांट टू से समथिंग? नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि इनका कल से बीच बीच में कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड पोल
तो वेबएक्स पर ही रखा करेंगे। गूगल फॉर्म तो साथ में रहेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा रहेगा, है ना। अभी एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किसी तरीके से एग्जामिनेशन से पहले इनका सिलेबस कवर अप हो जाए, और टाइम बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे कर लेंगे, ये हम जानते हैं। ठीक, और कोई कुछ कहना चाहेगा? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, अगर किसी कुछ कहना है तो। कोई नहीं, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट सभी से ये करूंगा, अंजलि, अंशुल, अंशिका, आजरा, वर्षा, हर्षिता, काजल, करण, कुमारी, ममतासा, मोनिका, नीतू, निशा, प्राची, प्रसन्ना, ए लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स आर हियर, कि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनिए, और कोशिश ये करिए कि आप जो भी चीजें हैं उनमें साइलेंट न रहें, आप एक्टिव पार्टिसिपेंट बनिए। और दूसरा, जो आपके अंदर चेंज आए तो वो चेंज अंदर से होना चाहिए, नॉट जस्ट टू रिफ्लेक्ट फॉर पर्टिकुलर पीरियड, थोड़े समय के लिए केवल हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप उसे फॉलो करिए। श्री श्री रविशंकर का कितने लोगों ने नाम सुना है? ही इज एन स्पिरिचुअल गुरु, कुछ लोगों ने नाम सुना है? नो सर। नहीं सुना है तो आपको सुनना चाहिए। आप लोग जग्गी वासुदेव का कुछ लोगों ने नाम सुना है? नहीं सुना है तो देखिए, मैं आपको बता दूं, उन्हें सदगुरु के नाम से जाना जाता है, SADHGURU। साउथ इंडिया के हैं, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, जो स्पेशली यूथ्स को ही एड्रेस करते हैं, और इनका पूरा नाम है जग्गी वासुदेव। और इनको आप सुनिए, कभी कभी आपको बहुत अच्छी चीजें सुनने में मिलेंगी। तो मैंने बात शुरू करी थी शुरू में श्री श्री रविशंकर की। श्री श्री रवि शंकर। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी की मैं बात करूं कि आप इन गुरुओं को सुनिए, उन्हें सुनिए, जो भी आपको अच्छे लगें, जो इंस्पिरेटिव बात करें, आपके मतलब की बात करें, उन्हें जरूर सुनिए। बेफालतू के वीडियो वीडियो और दुनिया भरी चीजें मत देखिए। श्री श्री रविशंकर का एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको भी यूज करना चाहिए। वो है, फेक इट टिल यू मेक इट। इसका अर्थ क्या है, कोई बताएगा? यस मायने, सर यूनुस। Sir, what is the phrase? Fake it till you make it. यस, सर, जब तक दिखावा करो जब तक तुम उसे पा ना लो, मतलब अपनी छवि ऐसी बना लो, पर्सनालिटी, जब तक तुम उस चीज को प्राप्त ना कर लो। एब्सोल्युटली राइट। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के तरीके से आप एक्ट करिए, और जब आप एक्ट करेंगे तो एक्टिंग करते करते फिर आप वैसे ही बन जाएंगे। आप बहुत जीनियस देखना चाहते हैं तो जीनियस कैसे होते हैं उन्हें देखिए, उनका अनुसरण करिए, उन्हें फॉलो करिए, चाहे झूठा ही अनुसरण करिए, जब तक आप वैसे बन न जाए। और आप जैसा अनुसरण करेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे, ये सब लोग जानते होंगे, है ना। यूनुस कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। आपका हैंड अभी तक रेज है। सर तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना के आज का सेशन खत्म करूं। हाँ सर। यस सर। कल से हम लोग ठीक 10 बजे अपना सेशन खत्म कर दिया करेंगे, इतना लंबा नहीं चलेगा बिल्कुल। एक छोटी सी ओके कहानी मैं सर। सुना रहा हूँ। कैरेक्टर है हमारा कहानियों का एक, उसका नाम ज्यादातर रहेगा मुल्ला
नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन, आपने कितने लोगों ने ओशो का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? वर्ल्ड में ओशो से बड़ा स्पिरिचुअल गुरु आज तक कोई हुआ नहीं। ओशो जो वर्ड है वो पर्सनली जापानी या किसी लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है ओशियन ऑफ नॉलेज, समुद्र का मीन्स ज्ञान का समुद्र। ओशो को अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको वंडरफुल अनुभव होगा। और ओशो अपनी तमाम मतलब जिसने सैकड़ों बुक्स हैं और हजारों घंटों का जिसकी स्पीच है अवेलेबल, और जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। आपको मालूम है ओशो के पास में अमेरिका में एक पूरा सिटी बसा दिया था उसने, और उसके पास में 1980 के लगभग में 70 75 80 के लगभग में करीब 100 के करीब लिमोजिन गाड़ियां थी। जानते हैं आप? हेलीकॉप्टर्स थे अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने ही उस सिटी में। तो उसका करेक्टर है फेवरेट जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। ठीक, तो एक कहानी ओशो की है, वो मैं आपको बता रहा हूँ नसरुद्दीन के मामले में। वो लिखता है कि मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो बहुत ही गड़बड़ किस्म का आदमी था, और अक्सर वो गालियां देने लगता था, बड़ी उल्टी सीधी गंदी गालियां देता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो गालियां दे रहा था अपनी नौकरानी को, बहुत गंदी गालियां दे रहा था, उसी समय उसके जो टीचर थे उस गली से गुजर रहे थे, उन्होंने उसकी गालियां सुनी और उन्हें बड़ा विचित्र लगा कि मुल्ला नसरुद्दीन क्या ऐसी बातें कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उसका गेट नॉक किया और अंदर गए और बात करी कि अभी मैंने बाहर सुना तुम इतनी गंदी गालियां दे रहे थे, और तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नसरुद्दीन जो था वो गुरुजी से बोला, गुरुजी माफ करें, मेरे से गलती हुई, भविष्य में ऐसा अब कभी नहीं होगा और मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। और उसने ऐसा कहा ही था, तब तक उसकी नौकरानी आई और वो चाय लेके आई, और बाई चांस वो चाय आगे सर्व करने वाली थी, उसी समय मुल्ला का हाथ लगा उसके ट्रे में, और चाय में रखे हुए चाय के कप उसकी वाइट शेरवानी जो नई उसने खरीदी थी और पहली बार पहनी थी उस पे गिरी। और जैसे ही चाय गिरी वैसे ही क्या होगा ऐसी परिस्थिति में, क्या होगा भाई? सर वो बर्स्ट हो गया होगा गुस्से से और उसने फिर दोबारा वही गलती की होगी जिसके लिए उसके गुरुजी ने टोका होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली एब्सोल्युटली श्योर। तो क्या हुआ कि वो भूल गया कि 1 मिनट पहले उसने क्या कहा था, और लेकिन अब मास्टर साहब सामने बैठे थे। अब वो क्या करता था, गालियां दे नहीं सकता था, लेकिन इतना ज्यादा इरिटेट था, इतना ज्यादा इरिटेट था कि अब वो क्या करे। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकता था मालूम है? फिर करना, खून का घूंट हाँ? पी के रह जाना। अच्छा, तो कहानियां कुछ डिफरेंट होती हैं। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने क्या किया, अपने लड़के को बुलाया और बोला फजलू जल्दी आ, बहुत जल्दी आ, भाग क्या। फजलू आया और उसने फजलू से कहा इसे वो सब गालियां दे जो मैं देता हूँ। अब वो लड़का उसका पहले तो थोड़ा सकुचा, उसने कहा जल्दी दे और बहुत जल्दी दे। फजलू ने गालियां देना शुरू किया, जितनी गालियां मुल्ला देता था वो सब गालियां दी, उसमें 2 4 गालियां रह गई तो मुल्ला ने ये कहा कि अभी और रह गई हैं वो भी दे। अब वो बच्चा याद नहीं कर पा रहा कौन सी रह गई हैं, एक आध याद आई, उसने वो भी दी। अब वो बहुत गुस्सा हो रहा, लाल पीला हो रहा और कह रहा 2 गालियां भी और रह गई हैं वो भी दे। लास्ट में ये हुआ कि 2 गालियां वो रह ही गई और बच्चा दे नहीं पाया। और मुल्ला जो था नसरुद्दीन, वो बेचारा इतना परेशान हुआ कि 2 गालियां उसकी फिर भी रह गई। उसके मास्टर साहब ने कहा कि मुल्ला ये बताओ, तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही कसम खाई थी और ये कहा था कि तुम कभी गालियां नहीं दोगे और ऐसा नहीं करोगे,
तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल गुरुजी मैं मानता हूं, और आपने देखा मैंने कोई गाली नहीं दी, है ना। तो आप समझ सकते हैं इससे लेसन क्या है कि फेक इट टिल यू मेक इट में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ और हैं और कुछ और ही हो रहा है। जो आप बनना चाहते हैं वो केवल लोगों को दिखाने के लिए बनना चाहते हैं, आप दिखाने के लिए नहीं, अपने के लिए बनिए। और अपने के लिए अगर मुल्ला की कोशिश होती तो वो गालियां देता नहीं, चाहे घूट पी के रह जाता। ऐसे आदमी में सुधार पॉसिबल नहीं है। तो फेक इट टिल यू मेक इट, यूज एंड अप्लाई ऑन योरसेल्फ and be a smart student, a genius student, and super genius student. Try to maintain yourself and try to follow all these sayings. और अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी चीजें रिसीव करिए। इसके साथ ही आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अगर किसी को और कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, otherwise within next few minutes I will wind up this class. Anybody there? Then I am getting messages of thanks from a lot of students, Ansu Kumar and Monica and all. Thank you all. Good night. Very good night to you all. And Mr. Yunus have already given you the forum. You all are requested to attempt all the questions. All these questions will be evaluated and your marking will be based on all these activities, your online presence, your quizzes, and all the things will count for your grading. So keep it in mind. Wish you all the best. Very good night to you all. Keep your spirit always active and wish you all the best. And once again, good night to you all. And now I am formally ending this session. So thank you again. Thank you, co-host of this program, Mr. Yunus and Sikhar also. Yes, sir. Bye to you all. Thank you, sir. Good night, sir. Yes, sir. Good night.